गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। उससे पहले हम अपना चैप्टर 2 का, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, उसका असेसमेंट बाकी है, वो असेसमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको इसका जो क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स का है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डैश इज़ द मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा एस्पेक्ट हो, कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारा यहाँ हिंट्स दिए हुए हैं, इस हिंट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर दिया फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट नोटिसेबल एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी हम जब भी नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो हम सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन देखकर हम समझ सकते हैं कि वो किस वे में हमसे बात करना चाहते हैं, या वो कैसा मैसेज हम तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है। सेकेंड है आपका, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज दैट इट प्रोवाइड्स इमीडिएट डैश। यानी ओरल कम्युनिकेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें हमें क्या प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड इज फीडबैक। यानी ओरल कम्युनिकेशन में हमें तुरंत ही सामने वाले का फीडबैक प्राप्त हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फीडबैक। थर्ड है हमारा, द यूज़ ऑफ डैश ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कीप देम एंगेज्ड। तो हमने पढ़ा था कि जो हम विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, विजुअल एड्स यानी कि जो हम दृश्य चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम ग्राफ्स हो गया, क्राफ्ट्स हो गए, और क्या नाम है, टेबल्स हो गए, प्रोजेक्टर्स के थ्रू हम कोई इमेज शो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो जो रिसीवर होती है, जो ऑडियंस होती है हमारी, वो हमसे ज़्यादा कनेक्ट करती है, वो उसमें इंगेज हो जाती है उन चीज़ों को समझने में, उन्हें देखने में। तो वो हमारे कम्युनिकेशन को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाता है। तो इसका थर्ड हमारा जो हो जाएगा वो है, द यूज़ ऑफ विजुअल एड्स ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट एंड कीप देम इंगेज्ड। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा, डैश कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ा है 3 तरह के कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, और इसमें हमने विजुअल, और इसमें हमने पढ़ा है फिर क्या नाम है, रिटन, ओरल, ऐसे वर्बली में पढ़ा है। तो रिटन कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, वो सबसे फॉर्मल वे होता है हमारा कम्युनिकेट करने का किसी से। फॉर्मल इन द सेंस कि हम कोई डॉक्यूमेंट देते हैं वो रिटन में देते हैं, हम कोई आइडिया या थॉट्स देते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो रिटन में देते हैं। इसलिए जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और फॉर्मल वे होता है कम्युनिकेशन करने का। फिफ्थ है हमारा, टोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। यानी जिस तरह से हम बोलते हैं, जो हमारी टोन होती है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो टोन होती है वो हमारा एग्जाम्पल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नॉन वर्बल। ठीक है। टोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो ये हमारा, अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आपको करना है, जिन्हें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। अब चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। यानी संचार में हमारा नज़रिया कैसा होता है, हम किसी चीज़ को किस तरह से समझते हैं, ये सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव में कहलाती हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, पर्सपेक्टिव का एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ कि हम देखते हैं जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं या किसी से कम्युनिकेट करते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, तो अक्सर हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें हमें शायद पसंद नहीं आती हैं। और वहीं जो चीज़ें, ऐसा भी होता है कि जो चीज़ें दूसरों को अच्छी लग रही हैं वो हमें पसंद नहीं आ रही हैं। तो ये हमारा और उनका नज़रिया होता है किसी से बात करने का, किसी से कम्युनिकेट करने का। यानी हम किसी चीज़, किसी एक स्टेटमेंट को, किसी आइडिया या थॉट्स को किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, वही होता है हमारा पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट यूनिट, अपना फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से। ठीक है, चैप्टर 3 का।
तो यहाँ पर दिया हुआ है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैव जस्ट शिफ्टेड टू अ न्यू नेबरहुड विद दियर सन विवान। यहाँ एक्चुअली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो चलिए पहले इसे रीड करते हैं फिर समझेंगे। Dear Mr. and Mrs. Sharma have just shifted to a new neighborhood with their son Vivan. Vivan has Down syndrome, a genetic disorder which causes a person to have distinct physical features and mental ability. Mrs. Sharma takes her son to the park every evening. No child interacts with her son except Rohan. All the mothers except Rohan's mother have told their children not to play or talk with Vivan's, fearing and he might get violent with their children. अब पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा है, ठीक है, वो अभी जल्दी ही कहीं पे अपने नेबरहुड में शिफ्ट हुए हैं अपने बेटे विवान के साथ। विवान एक ऐसा लड़का है जिसे एक डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, या फिर उसे कह सकते हैं उसे एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की मेंटल एबिलिटी जो है वो काफ़ी वीक होती है, या फिर कहते हैं वो हमेशा बच्चों बड़े होने पर भी बच्चों जैसा बिहेव करता है, या फिर कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं वो उनमें डिसबैलेंस होते हैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह। तो जब भी अब वो वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो मिसेस शर्मा जो है, जो विवान की मदर है, वो उन्हें हर शाम को पार्क में ले जाती हैं। लेकिन विवान के साथ कोई भी बच्चा खेलना पसंद नहीं करता है क्योंकि उनकी मदर्स ने उन्हें रोक रखा है उसे खेलने पर। सिर्फ एक बच्चा है जो विवान के साथ खेलता है, उसका नाम है रोहन, ठीक है, क्योंकि रोहन की मदर ने बाकी लोगों की तरह, बाकी बच्चों की मदर्स की तरह उन्हें खेलने से नहीं रोका। अब यहाँ पर देखते हैं, रोहन्स मदर हैज़ रीड a lot about children with Down syndrome, while all the mothers think that children with special needs are prone to violence. यानी क्या देखा कि रोहन की मदर ने बच्चों के डाउन सिंड्रोम के बारे में काफ़ी पढ़ रखा है, उन्हें काफ़ी जानकारी है इस चीज़ के बारे में, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को उसके साथ खेलने से नहीं रोका। जबकि दूसरी माँ ये सोचती हैं कि जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स होती है, जिन बच्चों को स्पेशल देखभाल की ज़रूरत होती है, वो काफ़ी वायलेंट हो सकते हैं, या फिर वो अलग ही तरह से एक डिफरेंट वे में बिहेव करते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने बच्चों के साथ खेलने से रोकती थी। रोहन्स मदर नोज दैट दिस इज़ नॉट ट्रू, सो विदाउट नोइंग विवान all the mothers have formed the wrong perspective about him. This wrong perspective is affecting their communication with the Sharma family. यानी अब यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ उस एक बच्चे के लिए, यानी विवान के लिए, रोहन की मदर का जो नज़रिया था वो दूसरा था, क्योंकि उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी थी, उनका नज़रिया दूसरा था, उनका पर्सपेक्टिव दूसरा था। जबकि वहीं दूसरी जो माएँ थी उनका पर्सपेक्टिव विवान के बारे में काफ़ी अलग था, जो कि सही भी नहीं था, ठीक है। और यही हो ऐसी जब हमारा नज़रिया गलत होता है, जब हम उनसे सही नहीं करते हैं या उसे क्लियर नहीं करते हैं, तो वो हमारे कम्युनिकेशन में या फिर हमें इंटरेक्ट करने में दूसरों से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। यहाँ पर अब दे रखा है पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन का एक और देखा है, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू विच वी इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड एवरी कम्युनिकेशन एंड इवेंट हैपनिंग अराउंड अस। यानी जो पर्सपेक्टिव होता है हमारा, जो हमारा नज़रिया, जो हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, वो क्या कहते हैं उसे, कि किसी भी इंडिविजुअल्स का, मतलब दो व्यक्ति हैं या जितने भी व्यक्ति हैं, वो एक ही चीज़ को बहुत ही अलग अलग नज़रिए से देखेंगे। कोई उसे पॉजिटिवली देखता है और कोई सेम स्टेटमेंट, सेम थॉट्स को नेगेटिवली लेता है, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखें, यहाँ पर एक साइड दो इंडिविजुअल्स खड़े हैं, एक साइड एक नंबर लिखा हुआ है, अब वो एक साइड में खड़ा है तो उसे वो नंबर 6 दिख रहा है, जबकि जो उसके दूसरे साइड में खड़ा है वो उसे 9 दिख रहा है। यानी कभी यानी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें देखते हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग में जो चीज़ें पहला इंप्रेशन देती है, हमारा नज़रिया अक्सर उस तरह से बन जाता है। बाद में भले ही हम चीज़ें डिफरेंटली नोटिस करें या और चीज़ें हों, तो लेकिन जब भी हम जैसे ही किसी चीज़ को देखते हैं, हमारा नज़रिया उसके बारे में बन जाता है।
यहाँ है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज एवरीवन सीज थिंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। यानी जो मैंने अभी बताया कि लोग एक दूसरे से अलग सोचते हैं, सभी का नज़रिया अलग होता है, ठीक है। वी कन्वे एंड इंटरप्रेट मैसेज थ्रू द फिल्टर्स ऑफ आवर नॉलेज, बिलीफ एंड मोटिव। इसलिए जो भी हम मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं उसमें हम बहुत सारे नॉलेज और बिलीफ्स और मोटिव्स को एक मोटिव्स को क्या कहते हैं कि एक अच्छे वे में या फिर एक सटीक एक ऑर्डर्ड वे में हम अरेंज करते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे हम वही मैसेज लोगों को दे सकें जो हम देना चाहते हैं, ना कि कोई अलग मैसेज वो खुद से इंटरप्रेट कर सकें। These filters form the basis of our perspective and reflect the way we see the world, the way we think about the person we are communicating with, and the way we communicate with them. तो ये जो पर्सपेक्टिव होता है और इस पर्सपेक्टिव में हम जो फिल्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे हम जो वर्ड्स जो अपने मोटिव्स यूज़ करते हैं किसी को मैसेज कन्वे करते समय, तो ये हमें बताता है या ये हमारी हेल्प करता है सामने वाले को, ऑडियंस या रिसीवर को, वो मैसेज अच्छे से समझने में या उसे अच्छे से इंटरप्रेट करने में, और जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर्सन को हम अच्छे से समझ सकते हैं उसके फीडबैक से, या उनसे एक इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि हम हमारे कम्युनिकेशन में जो हमारा नज़रिया है वो बताते हैं कि किस तरह से हमारा नज़रिया लोगों से डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट है यहाँ पे विजुअल पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो आप जब खुद से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। आवर ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सीन थ्रू द आइज़ एंड इंटरप्रेट्स इट्स। यानी जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है, वो जब भी हमारी आंखों से कोई चीज़ देखता है या फिर हमारा मस्तिष्क जो है जब भी कोई चीज़ देखता है तो वो उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को समझता है। यानी एक पहला इम्प्रेशन जो होता है वो उसे अपने दिमाग में बैठा लेता है। विजुअल पर्सपेक्टिव रिफर्स to our tendency to focus only on the parts of a scenario that we are most inclined to notice। यानी विजुअल पर्सपेक्टिव जो है वो उसे कह सकते हैं कि हम जिस चीज़ की तरफ, जैसा हमारा नज़रिया होता है, हम चीज़ों का अक्सर उसी तरीके से नोटिस करते हैं। कोई भी चीज़ हो हम अक्सर चीज़ों को उसी तरह से नोटिस करेंगे जिस तरह से हमारा नज़रिया होगा, जिस तरह से हमारी सोच होगी, जिस तरह से हमारा इन्वायरमेंट रहता है, हमारी सोच उसी तरह से होगी और हम लोग चीज़ों को या लोगों को उसी तरह से समझेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे एक फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर है, इसमें मैं भी आपको दिख रहे हूँ कि दो चेहरे हैं, ठीक है। दो चेहरे हैं जो एक दूसरे के सामने फेस टू फेस हैं। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, बहुत ही ध्यान से अगर देखें, या फिर इनमें से आप में से ही कुछ लोगों में से कोई और चीज़ भी नोटिस की होगी। जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम देखेंगे या फिर कभी कभी होता है कि जब भी हम चीज़ों को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो हमें कुछ अलग चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जब हम उन्हें समझते हैं, उन्हें थोड़ा और समझते हैं, उन्हें थोड़ा और गहराई से देखते हैं, समझते हैं, तो हमें दूसरी चीज़ें भी उसी सेम चीज़, सेम इमेज या सेम थॉट्स में समझ में आती हैं। तो अब जैसे ये इमेज है, इसमें आपको दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ये दो चेहरे ना होकर एक फ्लावर वेस की तरह एक इमेज दी हुई है, ठीक है। और जिसका बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर ब्लैक है। यहाँ एक वाइट फ्लावर वेस है और उसका बैकग्राउंड ब्लैक है। जबकि आप में से ही फर्स्ट टाइम कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही नोटिस किया होगा कि यहाँ दो ब्लैक फेसेस हैं जिसका बैकग्राउंड वाइट है, ठीक है। तो ये एक ही इमेज के दो नज़रिए हैं, यानी किसी को दो फेस दिखेंगे और किसी को एक फ्लावर वास दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ें कही गई हैं। अब इसमें हम इसे कैसे नोटिस करेंगे कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए क्या नहीं। तो मैक्सिमम क्या होता है कि जैसे ही हमारे सामने कोई इमेज आती है तो हमारा ब्रेन जो होता है वो उसे उसी तरीके से इंटरप्रेट करता है जो हम
बहुत जल्दी समझ जाते हैं, या जिनकी तरफ हमारा झुकाव या जो चीज़ें हमारे सामने अक्सर आती रहती हैं, हम उन चीज़ों को, उन इमेजेस को हम वैसे ही इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर बाद जब हमें कोई बताता है, या फिर कोई, हम उसे थोड़ी देर बाद बड़े ध्यान से देखते हैं, तो हमें उसका दूसरा नज़रिया भी समझ में आने लगता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा विजुअल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है पर्सपेक्टिव प्लेज अ रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एज वेल, यानी जो हमारा नज़रिया होता है, जो हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, वो किसी भी कम्युनिकेशन में किसी भी वर्ड्स को समझने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सम वर्ड्स कैन हैव वेरी डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ वी इंटरप्रेट देम, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते कुछ और हैं और सामने वाला समझ कुछ और लेता है, मीन्स उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट्स को, या किसी भी वर्ड्स को किस तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ लैरी बार्कर सेड इफेक्टिव लिसनर्स रिमेंबर दैट वर्ड्स हैव नो मीनिंग, पीपल्स हैव मीनिंग। लैरी बार्कर एक थे, उनका कहना है कि इफ़ेक्टिव लिसनर जो होते हैं, मतलब जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली चीज़ों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, उनका मानना है कि जो हम शब्द बोलते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि जो उन शब्दों को बोलता है, ठीक है, वो किस तरह से बोलता है उसका बहुत ही मतलब वो बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, या उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ें हैं कि हम किसी एक वर्ड को, किसी एक स्टेटमेंट को किस तरह से हम बोल रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। किसी के साथ हम अगर एग्री करते हैं, सपोज एक वर्ड है, आप में से बहुत सारे लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी जिसमें एक पीके मूवी आई थी, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लैंग्वेज का समझाया था कि हम किसी भी एक वर्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके में बोलते हैं। एक ही वर्ड, जैसे हम किसी के साथ एग्री करते हैं कोई चीज़, तो हम उसे बोलते हैं अच्छा। ठीक है, और यही एग्जांपल वहाँ भी दिया गया था, हम बोलते हैं अच्छा अगर हम किसी के साथ एग्री करते हैं। सपोज़ किसी के साथ हम एग्री नहीं करते, तो एक सार्कास्टिक वे में हम उससे बोलते हैं अच्छा। ठीक है, ये एक बोलने का वे होता है हमारा, कोई वर्ड, कोई लैंग्वेज बोलने का एक वे होता है। यहाँ पर दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द मैन इज़ फेयर, यानी कोई डिसीजन लेता है एक इंसान या कोई मनुष्य है, वो किसी चीज़ में एक डिसीजन ले रहा है और वो उसने सही डिसीजन लिया, तो ये कहा जाएगा कि द मैन इज़ फेयर, यानी जो आदमी है वो उसने बहुत ही फेयर डिसीजन लिया। कहने का मतलब ये है, लेकिन अब इसे ही दो तरीके से भी बोला जा सकता है। द मैन हैज़ फेयर कॉम्प्लेक्शन, कुछ लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है, फेयर इन द सेंस कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और वहीं पर अगर इस तरह से बोला जाए द मैन इज़ अनबायस्ड इन हिज जजमेंट, तो यहाँ पर साफ साफ पता चलेगा कि यहाँ पर किसी जजमेंट या किसी डिसीजन की बात की जा रही है और उसके फेयरनेस की बात हो रही है। मीन्स वो डिसीज़न बहुत ही फेयर था, बहुत ही सटीक था, उसकी बात हो रही है। तो यही होता है कि हम चीज़ों को, हम अपने वर्ड्स को किस तरह से यूज़ करते हैं जिससे सामने वाला उसे उसी तरीके से समझे जो हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, दिया हुआ यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी थिंक आवर इंटेंडेड मीनिंग may be clear, but we cannot always be sure that the other person will read or hear the such statement in the same way as we meant it। यानी क्या कहा गया है कि अक्सर हम यही समझते हैं कि हमें जो बोलना था, जो हमें मैसेज पहुंचाना था अपनी ऑडियंस या रिसीवर तक, हम उसमें बहुत ही क्लियर थे और वो हम उस तक पहुंचा चुके हैं सही, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। हमारा जो टोन होता है, हमारा बात करने का, जो कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है, उससे कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला उन चीज़ों को कुछ और ही समझ लेता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ श्योरिटी से नहीं बोल सकते जब तक कि आप ये श्योर ना हो कि आपने सही
अपने स्टेटमेंट में, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ में सही वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग और connotation that a receiver associates with the word. Therefore, it is advisable to use words and synonyms that express the exact thought or emotions and lead the least to interpretation. यानी वही बात कही गई है कि जब भी हम किसी को मैसेज देते हैं अपना, तो रिसीवर जो होता है वो उन्हीं वर्ड्स से कनेक्ट करता है। अगर वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो आप जो बोलते हैं, आप जो लिखते हैं, वो उन्हीं वर्ड्स से कम्युनिकेट कर रहा है, उन्हीं वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। तो और वो वर्ड्स उस टाइम पे जिस तरह से मैसेज कन्वे कर रहे होंगे, वो एग्जैक्टली वही मैसेज समझेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मैसेज देने के लिए उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें जिससे आपका मैसेज एक ऑर्डर्ड वे में या जो मैसेज आप देना चाहते हैं वही मैसेज सामने वाले तक, आपकी ऑडियंस या रिसीवर तक पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपीरियंसेस, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस में यहाँ क्या दिया हुआ है, वी एंटर अ सिचुएशन और कम्युनिकेशन विद सर्टेन एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हाट विल हैपन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। यानी कभी कभी हमें किसी ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही, या फिर हम कई चीज़ों में हेजिटेट करते हैं, या फर्स्ट टाइम जब भी हम जाते हैं तो हम जिस तरह से हमें वहाँ पर कम्युनिकेट करना होता है, हम बहुत ही सोच समझ कर चीज़ों को बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आती हैं। दीज आर बेस्ड ऑन द फिल्टर्स ऑन पर्सपेक्टिव दैट वी हैव डेवलप्ड ड्यू टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस। यानी ये सारी चीज़ें जो जब आती हैं तो ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज़ आप किसी स्टेज पर फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने वाले हैं और आप बहुत ही नर्वस हैं, लेकिन जब भी आपके कलीग्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं, कोई भी हैं आपके, जब वो आपको इनकरेज करते हैं तो आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, और आपने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया होता है आप उन्हें थोड़ा सा साइड में रख कर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और जब आपको इनकरेजमेंट मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंफर्ट लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता है। तो हम जो भी एक्ट करते हैं कभी पब्लिक में या अपने ऑडियंस के सामने, तो वो चीज़ें हमारी पास्ट एक्सपीरियंस पे काफ़ी हद तक डिपेंड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पास्ट एक्सपीरियंस और उसके रिजल्ट्स दिए हुए हैं, जैसे यू स्पोक इन द क्लास एंड द क्लास लाफ्ड। अब जैसे आपने कुछ बोला क्लास में और पूरी क्लास हंस दिया आपकी बात पर, तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ को बोलने के लिए अपनी क्लास में काफ़ी हेजिटेट करोगे, वो चीज़ या फिर कोई भी चीज़ बोलने के लिए काफ़ी हेजिटेट करोगे। आपके मन में आएगा कि मे बी लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप उस पर हेजिटेट करोगे उसे बोलने से। नेक्स्ट है, योर क्लासमेट रिफ्यूज द लास्ट टाइम यू आस्क्ड हिम टू गिव हिज साइंस नोटबुक। यानी आपने अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से साइंस की नोटबुक मांगी और उसने उसे देने से आपको मना कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप उससे वो चीज़ पूछोगे ही नहीं। यहाँ पर दिया हुआ ना कि नेक्स्ट टाइम आप उससे वो चीज़ आप पूछोगे नहीं, भले ही इस टाइम वो आपको नोटबुक देने के लिए तैयार हो, लेकिन आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप उससे वो पूछोगे नहीं। तो यहाँ पर जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से, तो हमारा जो भी नज़रिया होता है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे काफ़ी हद तक डिपेंड होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स मिलते रहते हैं पूरी लाइफ। तो इस वजह से हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के साथ सोचते हैं और अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड होकर कुछ डिसीजंस लेते हैं या उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एटीट्यूड। अब ये चीज़ें जो दी हुई हैं, एटीट्यूड, प्रीजुडिस, ठीक है, इन्वायरमेंट, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसे आप अच्छे से रीड करिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से रीड करिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आपको, आप उसे तुरंत मुझसे पूछिएगा, चाहे ग्रुप में या पर्सनल कोई भी चीज़ें हों, आप मुझसे तुरंत कांटेक्ट करिएगा, तुरंत पूछिएगा, ठीक है।